हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द डुअल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले एक मॉडल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हम रेडी मिक्स मॉडल को लेंगे तो सबसे पहले ये आपके सामने इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो सबसे पहले मैं इसको मॉडल में कंस्ट्रक्ट करूँगा, एलपी मॉडल बनाऊँगा, तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसका एलपी मॉडल ये है आपके सामने, ये इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये कंस्ट्रेंट्स। हमने ये देखना है कि ये मॉडल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, और हमें इसकी हर कंस्ट्रेंट के बारे में अगर नॉलेज है तो फिर हम आसानी से आज का लेक्चर अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो रेडीमिक्स असल में एक कंपनी है जो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट्स बनाती है, और ये दोनों इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट में जो मटेरियल यूज़ होता है वो रॉ मटेरियल M1 और M2, और ये उसकी स्पेसिफिकेशन है जिसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो एक्सटीरियर पेंट है इसके अंदर जो रॉ मटेरियल M1 यूज़ हो रहा है वो है 6 टन्स, यानी एक्सटीरियर पेंट के 1 टन के अंदर मटेरियल M1 6 टन्स यूज़ हो रहा है, और इसी एक्सटीरियर पेंट के 1 टन में M2 1 टन यूज़ हो रहा है। इसी तरह इस कॉलम को अगर देखें तो इंटीरियर के 1 टन में 4 टन M1 और 2 टन्स M2 यूज़ हो रहा है। तो जहाँ तक इस कॉलम का ताल्लुक है, और ये जो 5 है, तो 1 टन अगर एक्सटीरियर पेंट बनता है और उसको मार्केट में सेल करते हैं तो 1 टन के ऊपर जो प्रॉफिट है वो 5, इसकी यूनिट थाउजेंड्स में है, $5,000 पर यूनिट ऑफ एक्सटीरियर पेंट ये प्रॉफिट है। और इंटीरियर पेंट पे जो प्रॉफिट है वो 1 टन इंटीरियर पेंट पे $4,000 पर टन ऑफ इंटीरियर पेंट। इसी तरह ये आपके पास मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है। मटेरियल M1 जो अवेलेबल है वो 24 टन्स है, ये डेली रिक्वायरमेंट है, ये डेली रिक्वायरमेंट के ऊपर प्रॉब्लम मॉडल करेंगे। और M2 आपके पास अवेलेबल है 6 टन्स। तो रेडी मिक्स के पास 24 टन्स M1 अवेलेबल है और 6 टन्स M2 अवेलेबल है। और उसकी एक डेली डिमांड भी है, उसको भी हम देखेंगे। अभी जस्ट हम इसको ज़रा मॉडल में कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो हम जब भी हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग का जब आपने मॉडल कंस्ट्रक्ट करना होता है और आपके पास स्पेसिफिकेशन होती है तो सबसे पहले आप उसके डिसीजन वेरिएबल्स का डिसाइड करते हो। तो डिसीजन वेरिएबल्स इसमें जो एंड प्रोडक्ट है वो है एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट। तो आप कह सकते हो एक्सटीरियर पेंट को हम X1 सपोज कर लेते हैं और इंटीरियर पेंट को हम X2। तो अब आप ये जो इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाओगे तो 1 टन के ऊपर आपका प्रॉफिट, एक्सटीरियर पेंट का 1 टन, उसके ऊपर आपका प्रॉफिट है $5,000। तो X1 टन, क्योंकि डिसीजन वेरिएबल X1 है, हमें अभी नहीं पता कि कितना प्रोड्यूस होगा और ऑप्टिमल वे में ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, लेकिन हमें ये पता है कि 1 टन एक्सटीरियर पेंट का प्रॉफिट है, उसके ऊपर प्रॉफिट फिक्स किया है रेडीमिक्स ने $5,000। तो 1 टन के ऊपर $5,000, और इसका जो डिसीजन वेरिएबल है X1, तो X1 टन्स के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा 5x1। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं 1 टन के ऊपर $5,000 और X1 टन्स के ऊपर 5x1। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन रहा है जिसमें हमारे पास आ गया 5x1, ये आपका होगा प्रॉफिट ऑन एक्सटीरियर पेंट। इसी तरह आपके पास ये $4,000 1 टन इंटीरियर पेंट के ऊपर है, और इंटीरियर पेंट के लिए हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं X2। तो X2 टन्स के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा 4x2। तो आप कह सकते हो 1 टन एक्सटीरियर पेंट के ऊपर $5,000 और X1 टन्स
एक्सटीरियर पेंट के ऊपर 5x1, और ये हो जाएगा 1 टन इंटीरियर पेंट के ऊपर $4,000। सिंपल वे में हम 1000 की यूनिट को स्किप कर रहे हैं ताकि हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो सिंपल रहें। तो x2 टन्स ऑफ इंटीरियर पेंट के ऊपर प्रॉफिट होगा 4x2। तो वो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट, उनके ऊपर टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 5x1 प्लस 4x2। तो z आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप इसके सामने साथ मैक्सिमम का यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम z आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। जहाँ तक ये रो है तो ये रो मटेरियल M1 से रिलेटेड है, तो एक कंस्ट्रेंट हम इस रो से निकालेंगे और एक कंस्ट्रेंट हम इस रो के अंदर से निकालेंगे। तो ये फर्स्ट रो क्या शो कर रही है, 24 टन्स अवेलेबल है मटेरियल M1 और 6 यूज़ हो रहा है, 6 टन्स M1 यूज़ हो रहा है 1 टन एक्सटीरियर पेंट में, और 4 टन्स M1 यूज़ हो रहा है 1 टन इंटीरियर पेंट के अंदर। तो आप कह सकते हो इस रो को इस तरह से कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है कि 24 टन्स तो अवेलेबल है M1 और यूजेज M1 मटेरियल की, इस 24 की जो यूजेज है वो 6 टन्स ऑफ M1 1 टन एक्सटीरियर पेंट में है और 4 टन्स M1 1 टन इंटीरियर पेंट में है। तो X1 टन्स एक्सटीरियर पेंट में कितना मटेरियल यूज़ होगा, 6x1। X2 इंटीरियर पेंट में कितना मटेरियल यूज़ हो रहा है, 4x2। तो आप देख सकते हो 6x1 यानी 6x1 आपका M1 यूज़ हो रहा है इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट में 6x1, 4x2 आपका इंटीरियर पेंट में यूज़ हो रहा है 4x2, लेस देन इक्वल टू आपके पास अवेलेबिलिटी M1 की है 24। तो राइट हैंड साइड पे हम 24 लिखेंगे। तो आप कह सकते हो कि M1 मटेरियल अवेलेबल है 24 टन्स और यूज़ कितना हो रहा है, इतना मटेरियल M1 यूज़ हो रहा है 6x1 जो यूज़ हो रहा है वो इंटीरियर पेंट एक्सटीरियर पेंट के अंदर, और 4x2 टन्स ये यूज़ हो रहा है इंटीरियर पेंट के अंदर। तो ये टोटल यूजेज है दोनों पेंट्स के अंदर M1 की। तो यूजेज ऑफ M1 इन बोथ पेंट्स 6x1 प्लस 4x2 और अवेलेबल है 24। तो आपके पास यूजेज होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू 24। सिमिलरली आप M2 के लिए सेम उसी तरह कंस्ट्रेंट बना सकते हैं कि 1 टन M2 1 टन एक्सटीरियर पेंट में यूज़ हो रहा है, तो X1 टन्स में क्या होगा, 1x1। तो 2 टन्स M2 यूज़ हो रहा है 1 टन इंटीरियर पेंट में, तो X1 टन्स में कितना होगा, 2x2, और अवेलेबल कितना है, 6। तो आपके पास ये कंस्ट्रेंट बन जाएगी 1x1 2x2 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6। तो ये कंस्ट्रेंट कह रही है कि 6 टन्स आपके पास अवेलेबल है M2 के, और यूजेज क्या है M2 की, एक्सटीरियर पेंट में इतनी यूजेज है और इंटीरियर पेंट में इतनी यूजेज है। तो टोटल यूजेज बोथ पेंट्स के अंदर M2 की ये है और अवेलेबल M2 है हमारे पास 6। जहाँ तक ये मार्केट डिमांड का ताल्लुक है तो डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट कैन नॉट एक्सीड दैट फॉर एक्सटीरियर पेंट बाय मोर देन 1 टन। यानी आपका इनका जो डिफरेंस है ये 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो लास्ट डिमांड क्या बन रही है, मैक्सिमम डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट इज 2 टन। तो एक्सटीरियर पेंट इंटीरियर पेंट के लिए आपने वेरिएबल x2 यूज़ किया है, तो ये कह रहा है मैक्सिमम डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट इज 2 टन्स। तो मैक्सिमम है यानी लेस देन हो सकता है या इक्वल हो सकता है, तो x2 लेस देन इक्वल टू 2 ये आपकी 4th कंस्ट्रेंट होगी। तो आपके जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं एक्सटीरियर पेंट x1 इंटीरियर पेंट x2 ये दोनों ग्रेटर देन होने चाहिए 0। ये इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट हर LP मॉडल में हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास ये एक स्पेसिफिकेशन थी रेडीमिक्स मॉडल की, आपने उसको LP मॉडल में कन्वर्ट कर लिया। अब आप कह सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव है z इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2
और इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए आपको x1 और x2 की वो वैल्यूज़ चाहिए जो इन सारी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करें और प्रॉफिट उसका मैक्सिमम मिले। तो इस आज के लेक्चर में जो कि है इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द डुअल प्रॉब्लम, उसमें हम फोकस करेंगे इन दो कंस्ट्रेंट्स के ऊपर। तो ये सारी ब्रीफिंग इसलिए दी गई है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके ये दो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। तो ये कंस्ट्रेंट है रिसोर्स आपकी 1 जो कि मटेरियल M1 है, और सेकंड जो कंस्ट्रेंट है ये रिलेटेड टू रिसोर्स M2 है। तो आप कह सकते हो M1 अवेलेबिलिटी ऑफ M1 24 और यूजेज ऑफ M1 बाय बोथ पेरेंट्स, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी। इसी तरह ये M2 की अवेलेबिलिटी है और ये M2 की यूजेज बाय बोथ पेरेंट्स। नेक्स्ट अब हम प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि डुअल प्रॉब्लम को इकोनॉमिकली हमने मॉनिटर करना है। यहाँ पे मैंने ये आपका रेडी मिक्स मॉडल जो अभी कंस्ट्रक्ट किया है वो लिख दिया है, और इसको डुअल में कन्वर्ट करके इसका इक्विवेलेंट जो मॉडल है डुअल का वो भी साथ आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। मैंने इधर ऑप्टिमल सोल्यूशन, अगर इसको ऑप्टिमल वे में सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करें तो जो ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन की वैल्यूज़ भी लिख दी हैं, और मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है 21,000। और डुअल को भी अगर हम सॉल्व करें, सॉल्व करके इसको ऑप्टिमल सोल्यूशन इसका निकालें या कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन के साथ निकालें, तो जो वैल्यूज़ इसकी ऑप्टिमल वैल्यूज़ इन वेरिएबल्स की है वो भी मैंने इधर प्लेस कर दी हैं। तो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन ये भी पता है और ऑप्टिमल डुअल ऑप्टिमल सोल्यूशन भी पता है, जिसमें y1 इक्वल टू 3/4, y2 इक्वल टू 1/2 और ये सारी वैल्यूज़ 0 हैं, और w जो है ये आपका 21 है। तो आप कह सकते हो रेडी मिक्स प्रॉब्लम में आपको जो ऑप्टिमल प्रॉफिट आ रहा है वो 21, और क्योंकि इसकी यूनिट 1000 में है तो 21,000 हम इसको कहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉब्लम। रेडी मिक्स मॉडल आपको फुली अंडरस्टैंड हो गया है जी। हमने ये आपके पास रेडी मिक्स मॉडल है, और फर्स्ट कंस्ट्रेंट को हमने कंसिडर करना है। हम इस फर्स्ट कंस्ट्रेंट को कंसिडर कर रहे हैं 6x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 24। और जैसा कि आपको इस कंस्ट्रेंट के बारे में अभी पता चल चुका है, ये M1 की अवेलेबिलिटी है, रिसोर्स 1 जिसको हमने मटेरियल M1 का, ये उसकी अवेलेबिलिटी है, और ये उसकी यूजेज है। तो ये अवेलेबिलिटी है, ये उसकी यूजेज है मटेरियल M1 की। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इस मटेरियल में सपोज कर रहे हैं हमें एक्स्ट्रा मटेरियल M1 की एक्स्ट्रा क्वांटिटी रिक्वायर्ड है और उसका बिहेवियर नोट करना है हमने। तो अगर मैं इस 24 जो कि अवेलेबल है स्मॉल अमाउंट ऐड करूं, उसको मैं सपोज कर लेता हूं डेल्टा। तो हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज द राइट हैंड साइड बाय स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा, assuming x1 x2 would still continue to remain basic at the optimum। हम ये जो इंक्रीज करनी है इतनी भी इंक्रीज ना करें तो हमारी बेसिस चेंज हो जाए, उसकी ऑप्टिमलिटी और फिजिबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो मैं एक स्मॉल अमाउंट इसके अंदर ऐड करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने प्रॉब्लम का बिहेवियर ये चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं मटेरियल M1 थोड़ा सा इस मॉडल के अंदर ऐड कर दूँ तो हमारे प्रॉफिट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसको चेक करना है हमने। और उसकी चेकिंग के लिए मैं मैथमेटिकल चेकिंग आपको बताऊंगा, मैथमेटिकल वे में हम किस तरह से देख सकेंगे कि अगर मटेरियल M1 हम स्मॉल अमाउंट ऐड करते हैं तो प्रॉफिट किस रेशो से इंक्रीज होगा। अगर हम नहीं ऐड करते, वो तो हमें पता है हमारा ये पूरा मॉडल जो ऑप्टिमल लेवल पे Z21,000 हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो हमें इसका ऑप्टिमल प्रॉफिट पता है वो है 21,000। अब सिर्फ ये देखना है कि अगर रिसोर्स M1 एडिशनल रिसोर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, हम वो इस मॉडल के अंदर ऐड करते हैं तो फिर क्या बिहेवियर बनेगा। तो ये कंस्ट्रेंट ये कंसिडर की, इसके अंदर एक स्मॉल अमाउंट राइट हैंड साइड पे ऐड कर दी। ये कंस्ट्रेंट थी, ये यूजेज थी लेस देन इक्वल टू 24, और हम इसकी ये सारी की सारी इस प्रॉब्लम में यूटिलाइज हो रही है, तो इसलिए हम इसका इक्वल वर्जन लेते हैं। बाद में मैं आपको बता दूंगा कि ये सारी की सारी अमाउंट ऑप्टिमल लेवल पे यूटिलाइज हो चुकी है, तो इसका हम इक्वल वर्जन लेते हैं।
तो जब हम इसको लिखते हैं 6x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 24 और राइट हैंड साइड पे स्मॉल क्वांटिटी ऐड करते हैं तो सेकंड कंस्ट्रेंट के साथ इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको तो हमने कंस्ट्रेंट लिया और डेल्टा ऐड कर दिया, सेकंड कंस्ट्रेंट को एज इट इज लिया। तो देखते हैं सॉल्व करके आपके न्यू x1 और x2 क्या आते हैं। अगर हम नहीं ऐड करेंगे तो हमें पता है, आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन भी दिखा दूं। ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो x1 जो कि एक्सटीरियर पेंट है ये 3 टन्स ऑप्टिमल लेवल पे हमें मिलता है। ऑप्टिमल सोल्यूशन x1 3 टन्स यानी एक्सटीरियर पेंट 3 टन्स और इंटीरियर पेंट 3/2 मीन 1.5। तो ऑप्टिमल लेवल पे हमें इनकी वैल्यूज़ मिल रही हैं x1 3, x2 1.5। अगर हम ये ऐड करेंगे तो फिर देखना है कि x1 और x2 में क्या चेंजेस आती हैं एट द ऑप्टिमम। तो इसलिए जब मैंने ये डेल्टा ऐड किया, इस के अंदर इसको इक्वेशन बना के डेल्टा ऐड किया, फिर इसके साथ सॉल्व किया, तो ये सोल्यूशन भी आपके सामने रखते हैं। इन दोनों को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो मैं इस सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि ये 4 हो जाए और ये क्रॉस हो जाए, ताकि हम इसमें x1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो ये हमने एज इट इज़ वही प्लेस कर दी। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा 2x1 प्लस 2x2 सॉरी 2 से जब मल्टीप्लाई होगा प्लस 4x2 और राइट हैंड साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 12। तो पहली इक्वेशन वही ली हमने और सेकंड इक्वेशन को हमने दोनों साइड्स पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 - 2 4x1, ये माइनस साइन है तो 4 कैंसिल हो जाएंगे। 24 इसका साइन माइनस है, 24 - 12 और प्लस डेल्टा उसी तरह हमने नीचे उतार लिया। तो आपके पास आया 4x1 इक्वल टू 12 प्लस डेल्टा। और x1 अगर देखेंगे तो ये 4 इस साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा x1, ये 4 इधर जाके 12/4 3 और डेल्टा बाई 4 1/4 डेल्टा। तो आपने जब इसमें स्मॉल अमाउंट डेल्टा ऐड की और उसको दूसरी इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो आपका x1 आया 3 + 1/4 डेल्टा। अब आप इस वैल्यू को इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दें तो आपको x2, असल में आप x2 भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो मैंने इस इक्वेशन में इस x1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन लिख ली x1 + 2x2 = 6, ये इक्वेशन लिख ली। अब x1 की जो वैल्यू इधर कैलकुलेट की, ये इधर पुट की 3 + 1/4 डेल्टा, और इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x2 ये सारी इस साइड पे ले जाएं, 6 - 3 - 1/4, तो ये आ जाएगा 2x2 = 6 - 3 - 1/4 डेल्टा। और आपको x2 चाहिए तो 2 आप इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये सिंप्लीफाई होकर 3 हो जाएगा, तो ये 2 3/2 हो जाएगा। ये -1/4 और ये 2 इधर जाके डिवाइड हो रहा है तो -1/8। तो आपने जब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो आपके पास x1 आया 3 + 1/4 डेल्टा और x2 आया 3/2 - 1/8 डेल्टा। तो आप देखिए, अगर आप ये अमाउंट ऐड ना करते तो आपका पहले वाला मॉडल, अगर डेल्टा 0 होता तो आपका पहले वाला मॉडल उसी तरह x1 3 टन्स और x2 3/2 टन्स। लेकिन जब इसको ऐड कर रहे हैं तो आपका ऑप्टिमल लेवल पे जो x1 जो एक अमाउंट ऑफ एक्सटीरियर पेंट है उसमें कुछ इजाफा हो रहा है 1/4 डेल्टा। इसी तरह इसमें कुछ डिक्रीज आ रही है 3/2 - 1/8। ये न्यू x1 और न्यू x2 ऑप्टिमल वैल्यूज जब हम z के अंदर पुट करेंगे तो देखते हैं कि प्रॉफिट के अंदर क्या चेंज आती है। जी, आप अभी x1 कैलकुलेट कर चुके हैं और x2 कैलकुलेट कर चुके हैं। ये वैल्यूज अगर मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर प्लेस करता हूं तो न्यू प्रॉफिट देखते हैं क्या आता है। तो ये मैंने z उधर प्लेस कर दी, 5x1 ये x1 की वैल्यू इधर पुट कर दी, 4x2 को इससे रिप्लेस कर दिया, तो 5x1 की न्यू वैल्यू 4x2 की न्यू वैल्यू। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 × 3 15 प्लस 5/4 डेल्टा
प्लस 4 इंटू 3/2 6 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 1/8 1/2। तो इसको इसके साथ ऐड कर दें 15 प्लस 6 21, और ये 5/4 डेल्टा माइनस 1/2 डेल्टा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये इसका आंसर आएगा। उनके कोएफिशिएंट्स को सिंप्लीफाई करेंगे 3/4, तो आपके पास आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 3/4 डेल्टा। अब आपने जैसे ही इस फर्स्ट जो अवेलेबिलिटी थी 24, उसमें डेल्टा अमाउंट ऐड की, तो आपके x1 और x2 न्यू ये निकले, और ये जब आपने z में पुट किया तो न्यू प्रॉफिट आपका z निकल रहा है 21 प्लस 3/4 डेल्टा। अब इसमें देखने वाली बात ये है, ये 3/4 है क्या? अगर मैंने इसका डुअल पहले ही कैलकुलेट किया है और ऑप्टिमल जो सोल्यूशन निकल रहा है, आप देखें y1 3/4, ये वो 3/4 इधर आया है जो कि y1 की वैल्यू है। डुअल वेरिएबल y1 की जो ऑप्टिमम लेवल पे जो वैल्यू है, ये वो आ रही है। तो आप कह सकते हो, अगर आप इसके अंदर डेल्टा मटेरियल M1 में डेल्टा का इंक्रीज करते हैं तो आपका प्रॉफिट कितना इंक्रीज होता है, ये y1 की वैल्यू 3/4 और वो डेल्टा। सपोज कर लें अगर आप मटेरियल M1 1 टन ऐड करते हो, तो यानी डेल्टा आपका है 1, तो आपका प्रॉफिट कितना इंक्रीज होगा, 21 प्लस 3/4 डेल्टा। आपने 1 टन लिया, ये आपका M1 मटेरियल है जो आपने ऐड किया हुआ है। तो ये अगर आप लेते हो मटेरियल M1 1, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 3/4 यानी 0.75। तो आपका न्यू प्रॉफिट होगा 21 प्लस 21.75। तो यानी आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो इन जी 3/4, जी में जो 3/4 है इक्वल्स द ऑप्टिमम डुअल वैल्यू ऑफ y1, और डुअल वेरिएबल ये y1 क्या है, डुअल वेरिएबल एसोसिएटेड विद फर्स्ट कंस्ट्रेंट विच इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा, जो कि M1 रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। तो आपके पास ये जो y1 है, तो हम बात क्या करेंगे, अगर 1 टन आप M1 ऐड करते हो पूरे मॉडल के अंदर, तो आपका प्रॉफिट 3/4 इंटू 1 इतना इंक्रीज होता है आपके प्रीवियस $21,000 के अंदर। अगर आप इसको 2 टन से लेते हो, 2 टन ऐड करते हो, यानी 24 से 26 कर देते हो, तो आपका प्रॉफिट कितना इंक्रीज होगा, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 1.5, और आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 22.5। तो आप ये y1 की वैल्यू, यहाँ से एक इंप्रेशन मिलता है, ये जो y1 की वैल्यू है, ये असल में अगर आप 1 टन इसके अंदर एक मटेरियल M1 यूज़ करते हो, तो आपके प्रॉफिट में जो इंक्रीज होती है वो है 3/4। तो 3/4 असल में आपकी इस मटेरियल M1 की यूनिट वर्थ है। तो 1 टन M1 अगर आप ऐड करते हो तो प्रॉफिट 3/4 इंक्रीज होती है। तो आप कह सकते हो कि आपका M1 मटेरियल जो है, इसकी जो यूनिट वर्थ है ये 3/4 है। तो आप कह सकते हो y1 इक्वल टू, यानी y1 की वैल्यू हमें क्या शो कर रही है, ये है, ये प्राइस है, ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, इसकी जो प्रॉफिट के अंदर कंट्रीब्यूशन है ये वो चीज़ है। तो एक्चुअल प्राइस नहीं है, बल्कि इसको हम कहते हैं शैडो प्राइस, या इसको हम कहते हैं यूनिट वर्थ। तो आप कह सकते हो ये y1 क्योंकि एसोसिएटेड होती है, ये फर्स्ट वेरिएबल है, तो फर्स्ट वेरिएबल एसोसिएटेड होता है प्राइमल के फर्स्ट कंस्ट्रेंट के साथ। तो आप कह सकते हो कि ये जो शैडो प्राइस है, ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो कि M1 मटेरियल है उसकी यूनिट वर्थ है। तो आप इसको कह सकते हैं y1 आपकी है यूनिट वर्थ ऑफ द रिसोर्स M1 एट द ऑप्टिमम। अब हम ये आप कह सकते हो, अगर आप इंक्रीज करते हो डेल्टा रिसोर्स इतनी इंक्रीज करते हो, तो आपके पास इंक्रीमेंटेड जो जी आता है वो आपका है 21 प्लस 3/4 डेल्टा। ये जो आपके पास y1 की वैल्यू है, ये आपकी इंटरप्रेट इसको कर सकते हैं एज द कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ रिसोर्स 1 विच इज M1। वही बात जो मैं अभी कर रहा था, ये यूनिट वर्थ ऑफ रिसोर्स M1 है। सिमिलरली हम
ये दूसरा वेरिएबल भी, ये तो हमें पता चल गया। ये y1 जो है इसकी जो वैल्यू है वो यूनिट वर्थ है आपकी m1 रिसोर्स की। अब y2 को देखते हैं। तो सिमिलरली उसी तरह हम सेकंड कंस्ट्रेंट लेंगे, उसको इक्वल कर दें, उसमें डेल्टा की इंक्रीज कर दें। तो मैं, ये m2 से रिलेटेड है, मटेरियल m2, तो मैं इसमें डेल्टा ऐड कर रहा हूँ, यानी m2 स्मॉल अमाउंट m2 की ऐड कर रहा हूँ, और फिर इसी कंस्ट्रेंट के साथ उसको सॉल्व करते हैं। तो ये x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 6 स्मॉल अमाउंट ऐड की, और आपने फर्स्ट कंस्ट्रेंट एज इट इज़ उसको इक्वेशन बना के इसके साथ यूज, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये कहीं से कैंसिलेशन हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो कैंसिलेशन पॉसिबल है। तो दोनों साइड्स पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x1, सॉरी आप इसको मैंने इधर ऊपर लिख लिया और इसको नीचे लिख लिया, और मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, तो ये एज इट इज़ वही ले लिया आप, और इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड, ये 12 प्लस 2 डेल्टा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर दें, ये माइनस साइन इसके साथ आएगा, 6 माइनस 2 4x1, माइनस आके ये कैंसिल हो जाएगा, 24 माइनस 12 आ जाएगा, और ये माइनस साइन माइनस 2 डेल्टा। उसी तरह हम x1 सिंप्लीफाई करके हमारे पास x1 आ जाएगा 3 माइनस 1/2 डेल्टा। सिमिलरली आपने ये वैल्यू इस कंस्ट्रेंट के अंदर पुट करके x2 निकालने की कोशिश करेंगे। ये 6x1 प्लस 4x2 24, इसके अंदर मैंने x1 की वैल्यू ये जो अभी कैलकुलेट हुई ये रिप्लेस की, 4x2 एज इट इज़ 24, और इसको सिंप्लीफाई उसी तरह सिंप्लीफाई किया, उसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, इस स्लाइड से आप देख सकते हैं। तो आपके पास x2 की वैल्यू आएगी 6/4 प्लस 3/4 डेल्टा। आप अगर सेकेंड कंस्ट्रेंट में जो M2 मटेरियल की कंस्ट्रेंट है, उसमें अगर स्मॉल अमाउंट M2 की ऐड करते हो, तो न्यू x1 आपके पास आता है ये वाला, और न्यू x2 आता है ये। यही वैल्यूज़ अब आप उसी तरह प्रॉफिट के अंदर ऐड करोगे। तो जब आप प्रॉफिट के अंदर यूज़ करोगे, तो 5x1 प्लस 4x2, और 5 के साथ न्यू x1 आपके पास 3 माइनस 1/2 डेल्टा, प्लस 4x2 आपके ये, और उसी तरह आप जैसे प्रीवियस हमने सॉल्व किया, डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो सिंप्लीफाई करके आपका z कैलकुलेट हो जाएगा 21 प्लस 1/2 डेल्टा। तो देखें वही, ये 1/2 क्या है, तो गौर करें, इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन मैंने लिखा है y2 इक्वल टू 1/2। तो y2 सेकेंड वेरिएबल है, इसकी एसोसिएशन है, मैपिंग है सेकेंड कंस्ट्रेंट के साथ, मटेरियल M2 के साथ। तो आपने वही देखा कि अगर आपने M2 डेल्टा रिसोर्स ऐड की, तो आपके पास प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ, वही y1 की वैल्यू 1/2। तो अगर आप एक यूनिट M2 ऐड करते हो राइट हैंड साइड पे इस मॉडल के अंदर, तो आपकी प्रॉफिट में इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1/2। तो आप कह सकते हो इन जी, ये 1/2 जो आ रही है इक्वल्स द ऑप्टिमम डुअल वैल्यू ऑफ y2। और डुअल y2 क्या है, डुअल वेरिएबल एसोसिएटेड विद, सॉरी इधर फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, सेकंड आएगा, सेकंड कंस्ट्रेंट विच इज इंक्रीज बाय डेल्टा। तो आप कह उससे सिमिलरली उसी तरह कह सकते हो, जैसे ये क्या थी, यूनिट वर्थ ऑफ ए रिसोर्स M1, तो आप इसको कह सकते हो यूनिट वर्थ ऑफ ए रिसोर्स M2। तो आपके पास ये y2 यूनिट वर्थ ऑफ ए रिसोर्स M2 आ गई। तो उसी तरह आपने देख लिया कि जब आप M2 कंस्ट्रेंट के अंदर स्मॉल अमाउंट ऐड करते हो, तो आपके पास सपोज आप 1 ऐड करते हो, 6 से 1 ऐड करके 7 अवेलेबिलिटी M2 की करते हो, तो आपका प्रॉफिट ये 1 प्लेस करके 1/2 इतना इंक्रीज हो जाता है। तो y2 आपके पास ये जो है y2, ये इंटरप्रेटेड एज द कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ रिसोर्स M2। जी, अब यहाँ पे आपको जो पहले मैंने बात की थी, रेडी मिक्स को पूरा मॉडल कंस्ट्रक्ट किया था, तो उसके बारे में अब डिबेट हो सकती है, ज़रा नोट करें। अब हम इसकी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। अभी हमने देखा, अगर इस मटेरियल M1 की
कंस्ट्रेंट में हम M1 ऐड करते हैं कुछ, तो आपका प्रॉफिट 1 यूनिट ऐड करते हैं तो आपका प्रॉफिट कितना इंक्रीज होता है, वो आपकी ये वैल्यू आपकी बता रही है 3/4, यानी 0.75 आपका प्रॉफिट। तो ये क्या बन गई, 1 टन M1 की शैडो प्राइस। मैं शैडो प्राइस कहूँगा, एक्चुअल प्राइस नहीं। सपोज आप मार्केट में आपके पास ये प्राइमल प्रॉब्लम है, आपने उसका अपनी टीम, आपके पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग की टीम थी, उसने आपको ये प्रॉब्लम भी मॉडल कर दिया और उसको डुअल भी आपको उसका कन्वर्ट करके दे दिया और ये भी बता दिया कि आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन डुअल ये है। तो यानी उन्होंने ना सिर्फ ये प्रॉब्लम मॉडल किया बल्कि M1 की यूनिट वर्थ भी बता दी और M2 की भी यूनिट वर्थ बता दी। वो आप Y1 और Y2 को ऑप्टिमल जो वैल्यूज हैं यहाँ से देख सकते हैं। अब रेडीमिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको पता है कि अगर उसको एडिशनल M1 रिसोर्स चाहिए तो मार्केट से अगर वो परचेज करने जाते हैं तो उनको 1 यूनिट प्रॉफिट के अंदर 3/4 इंक्रीज मिलती है। तो अब वो जब मार्केट में जाएंगे, अगर उनको शैडो प्राइस तो उनको पता चल गई कि इसकी M1 रिसोर्स की शैडो प्राइस है 3/4 यानी $0.75। तो मार्केट में अगर वो परचेज करने जाते हैं और वो उनको इससे लेस में देते हैं, यानी उनको ये इसकी प्राइस मिलती है 0.5, ये शैडो प्राइस क्या है 0.75, उनको परचेज करने जाते हैं तो उनको मार्केट में मिलती है 0.5। मीन्स ये 0.5 1 यूनिट जब M1 लेके आएंगे तो उनको प्रॉफिट में इंक्रीज मिल रही है 0.75 के हिसाब से, तो उनको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यानी अगर ये मार्केट में ख़रीदने से पहले उनको गैस का पता है कि मेरे पास M1 जो रिसोर्स है इसकी यूनिट वर्थ मेरे प्रॉब्लम के अंदर 0.75 है, मार्केट में वो 0.5 की मिली, मैं बहुत खुशी से लूँगा। ये रेडीमिक्स बहुत खुशी से उसको परचेज करेगी और क्योंकि उनको पता है उनकी प्रॉफिट किस रेशो से जाएगी, उनकी प्रॉफिट 0.75, 1 यूनिट अगर वो लेते हैं तो $0.75 ऐड होता है, $1000 कह लें क्योंकि 1000 में ये यूनिट है। और अगर वो 2 यूनिट लेते हैं तो उनको प्रॉफिट जो हो रहा है वो है $1.5 जबकि मार्केट से 0 पॉइंट लेने में तो $1 में वो लेके आएंगे, तो वो बहुत खुशी से इसको लेंगे। अगर वो मार्केट में जाते हैं और उनको इसी प्राइस में मिलती है फिर भी उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो इसी प्राइस में भी लेना उनके लिए प्रॉफिटेबल है। वो $3/4 मीन 0.75 की भी अगर परचेज कर लें तो उनको प्रॉफिट पता है, उसकी वर्थ इतनी है, तो सेम उसी प्राइस पे भी उनके लिए वो रिसोर्स खरीदना इकोनॉमिकल होगा। हाँ, अगर वो मार्केट में $1 की बिक रही है, $1 की सेल हो रही है, तो फिर उनको लॉस होगा, फिर वो इसको परचेज नहीं करेंगे क्योंकि $1 मार्केट से मिल रही है जबकि उनकी टीम ने बताया हुआ है कि ये M1 रिसोर्स इसकी यूनिट वर्थ है $0.75,000। तो आप बड़ी आसानी से डुअल कैलकुलेट करते हुए, डुअल अगर वो कंपनी डुअल कैलकुलेट कर लेती है और उसको एडिशनल रिसोर्स चाहिए तो वो पहले से ही उनको पता होगा कि इसकी यूनिट वर्थ, इसकी शैडो प्राइस हमारे लिए क्या है। OR टीम, ऑपरेशन रिसर्च टीम उनको बता देगी, तो वो मार्केट जाते हुए उससे लेस या उसके इक्वल लेना पसंद करेंगे। अगर उससे ग्रेटर होगा तो वह नहीं खरीदेंगे। इसी तरह वो M2 को अगर ख़रीदना चाहेंगे तो M2 की शैडो प्राइस, उनकी OR टीम ने बताया कि M2 की शैडो प्राइस है $0.5 या $1000। तो यूनिट पॉइंट 0.5 इसकी शैडो प्राइस है। मार्केट से अगर उनको इससे लेस मिली तो वो हैप्पीली ये परचेज कर लेंगे, या सेम यही प्राइस मिली उनको, इस पे भी वो ख़रीद लेंगे क्योंकि उनको अभी भी उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा की वो नहीं खरीदेंगे कि उनको लॉस होगा। तो अब आप देखें, आपके पास
इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन में आपको क्या पता चला कि आपको अपनी रिसोर्सेस का, ये जो y1 इससे एसोसिएटेड है, इसकी वैल्यू बता रही है कि इस रिसोर्स की यूनिट वर्थ है, ये बता रही है इसकी यूनिट वर्थ है। तो उनको जब वो परचेस करने जाएंगे, अगर एडिशनल रिसोर्स उनको चाहिए तो परचेस करने जाएंगे, तो उनको पहले से ही डुअल ऑप्टिमम डुअल से पता चल सकता है कि इसकी यूनिट वर्थ क्या है, ताकि वो परचेस कर लें और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा एक फैक्टर ये भी हो सकता है, अगर वो उनकी ओआर टीम ने, रेडीमिक्स की ओआर टीम ने उनको इनिशियल प्लान ये दिया, इनिशियल प्लान, तो उसका साथ ही डुअल भी कैलकुलेट कर लिया और साथ इन रिसोर्सेज की उसको वर्थ का भी पता है, तो वो फर्स्ट टाइम ये जो 24 और टन्स उसने M1 लेना है और 6 टन्स उसने M2 लेना है, ये तो आपकी मार्केट डिमांड्स की कंस्ट्रेंट्स हैं। तो 6 टन्स M2 और 24 टन्स M1 लेना है, तो अभी भी उनको ये हेल्पफुल हो सकता है, ये डुअल ऑप्टिमल वैल्यूज़, कि वो मार्केट से जब फर्स्ट टाइम ये रिसोर्सेज परचेज करेंगे तो उनको पता है कि इनके लिए उनकी शैडो प्राइसेस क्या हैं, ताकि वो ख़रीदने में कोई गलती ना करें। यहाँ तक तो बात हमें पता चल गई कि y1 और y2 जो वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। जहाँ तक एक अभी हम ये भी बात करते हैं कि ये y1 y2 ये तो आपके पास रिसोर्सेज में नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, जबकि ये y3 और y4 ज़ीरो हैं, लेकिन क्योंकि ये मार्केट डिमांड्स हैं, तो यहाँ पे हम कुछ इतना इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी। हम एक और मॉडल लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, हम देखते हैं कि अगर किसी रिसोर्स के करस्पॉन्डिंग जो डुअल वेरिएबल्स वो अगर ज़ीरो आ जाए तो उसका क्या मतलब है। तो ये पॉइंट भी लर्न करना बहुत ज़रूरी है। हम इसकी तरफ चलते हैं। मैं एक और मॉडल, सेकंड एग्जांपल ली है, और उसमें ये कोई और मॉडल है, कोई और कंपनी है जिसने ये मॉडल किया है, मॉडल कंस्ट्रक्ट किया Z3x1 + 4x2, और ये आपकी कंस्ट्रेंट M1 है, कंस्ट्रेंट M2, कंस्ट्रेंट M3। तो तीनों रिसोर्सेज हैं। ये M1 रॉ मटेरियल सपोज कर लें, ये M2 रॉ मटेरियल है और ये M3 रॉ मटेरियल है। इसका डुअल सोल्यूशन y1 1, y2 1 और y3 = 0। तो क्या मतलब बनेगा, ये y1 1 ये शो करेगा कि ये M1 की शैडो प्राइस है। तो अगर आपको एडिशनल ये चाहिए होगी तो आप पे करोगे, अगर आप ख़रीदने जाओगे तो $1 या $1 से लेस में आप परचेज़ कर लोगे, अगर इससे ज़्यादा होगी तो परचेज़ नहीं करोगे। सिमिलरली y2 1 क्या शो कर रही है, अगर आपको ये M2 जिसमें अवेलेबिलिटी 30 है और एडिशनल 1 और लेके आना चाह रहे हो या 2 लेके आना चाह रहे हो, तो एडिशनल 1 लेके आना चाह रहे हो तो इसकी यूनिट वर्थ या शेडो प्राइस $1 है, तो आप 1 या 1 से लेस लेना पसंद करोगे। लेकिन अगर आपके पास y3 0 क्या शो कर रही है, y3 शेडो प्राइस या यूनिट वर्थ शो कर रही है 0, मीन ये यूनिट वर्थ है इस रिसोर्स की, तो आप कह सकते हो M3 की यूनिट वर्थ जो है वो 0 है। मीनिंग क्या है, ज़रा इसको देखते हैं हम। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल में कन्वर्ट करें तो इधर स्लैक वेरिएबल एक u1 ऐड करेंगे, इधर स्लैक वेरिएबल u2 ऐड करेंगे और इधर स्लैक वेरिएबल u3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ऑप्टिमल वे में, तो ये मैंने इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन लिख दिया है। इसको जब सॉल्व किया गया तो इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन बन रहा है x1 = 6, x2 = 6, u1 0, u2 0, u3 6। तो क्या मीनिंग है, तो ज़रा देखते हैं। x1 6, x2 6 इधर पुट करके देखते हैं, और आपको पता होगा u1 इसका स्लैक वेरिएबल है, x1 + x2 + u1 = 12। जब आपने इस इनइक्वालिटी को इक्वल में कन्वर्ट किया तो x1 ऑप्टिमल लेवल पे 6 है, x2 भी 6 है, तो 6 इधर रिप्लेस करें, पुट करें, 6 + 6 12, और 12 ही अवेलेबल था मटेरियल M1 और 12 ही यूटिलाइज हो गया। तो सारा का सारा मटेरियल यूटिलाइज होने का मतलब है u1 आपका 0, वही आपको इधर मिल रहा है u1 = 0। तो आप कह रहे हो सारा का सारा मटेरियल आपका यूटिलाइज हो चुका है। अब अगर आपको इसकी एडिशनल
टोटल अवेलेबिलिटी 12 है, M1 अगर एडिशनल चाहिए तो आपका सारा मटेरियल यूटिलाइज हो गया। आपको उसको उसकी Y1 इक्वल टू 1 नॉन ज़ीरो वैल्यू ये शो कर रही है कि इसकी शेडो प्राइस 0 नहीं है, 1 है। आपको पे करके ही ये परचेज करनी पड़ेगी। इसको अगर देखें, यही ऑप्टिमल सोल्यूशन हम इधर पुट करते हैं। x1 6, x2 6, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 6 18, 18 प्लस 12 30, तो 30 अवेलेबल था, 30 ही यूटिलाइज हो गया। इट मीन्स यहाँ भी सारा का सारा मटेरियल यूटिलाइज हो चुका है। आपको अगर 30 से एक एक्स्ट्रा यूनिट लेना होगा तो आपको पे करना पड़ेगा। तो उसकी क्योंकि शेडो प्राइस आपको बता रही है 1 या 1 से लेस में आप ये परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि x1 6, x2 6, आप इधर पुट करें 6 प्लस 4 इंटू 6 24 प्लस 6 30, 36 अवेलेबल है और 30 यूटिलाइज हुआ है। तो यहाँ पे जो स्लैक वेरिएबल था U3, तो 24 यूटिलाइज हो गया प्लस 6, तो देखें U3 6 है, तो 6 अनयूज्ड अमाउंट है, यानी अवेलेबल M3 रिसोर्स 36 थी। ऑप्टिमम लेवल पे ऑप्टिमम जो सोल्यूशन मिला उससे ये पता चला कि ये जो 36 M3 है, ये इसमें 30 यूटिलाइज हुई और जो बच गई है अनयूटिलाइज वो 6 है। इसलिए इसकी शेडो प्राइस 0 है कि अगर आपको इसकी एक्स्ट्रा एडिशनल कोई यूनिट चाहिए, एक यूनिट और M3 का चाहिए, आपके पास अनयूटिलाइज्ड पड़ी हुई अवेलेबल है, आपको मार्केट से वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप वही अवेलेबल मटेरियल को यूज़ कर सकते हो। ये Y3 इक्वल टू 0 ये शो कर रही है कि वो अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स की अमाउंट पड़ी हुई है, आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी यूनिट वर्थ 0 है। तो आपको एडिशनल अगर चाहिए तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि ऑप्टिमल सोल्यूशन ने जो आंसर दिया वो 36 में से 30 यूटिलाइज किए और 6 जो कि स्लैक वेरिएबल U3 इक्वल टू 6 की फॉर्म में है, तो वो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, जो कि आपको ये बता रही है कि इसकी एक्स्ट्रा अमाउंट अगर एडिशनल चाहिए तो आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वर्थ है 0। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि डुअल वेरिएबल अगर नॉन ज़ीरो है तो इट मीन्स वो उसके करस्पॉन्डिंग जो कंस्ट्रेंट है जिस मटेरियल की, वो सारा का सारा मटेरियल यूटिलाइज हो चुका है। तो आपको उसकी शेडो प्राइस ये है, तो अगर परचेज करनी पड़ेगी तो 1 या उससे लेस में आप ले सकते हैं। तो इसमें भी Y2 नॉन ज़ीरो है, मीन सारा का सारा वो मटेरियल यूटिलाइज हो चुका है। ये यूनिट वर्थ 0 का मतलब है वो अनयूज्ड आपके पास अमाउंट पड़ी हुई है। तो आपने देखा होगा कि आप इसको स्टार्ट पे अगर हम देखें, हमारे पास ये रेडी मिक्स मॉडल था, हमें ये डुअल वैल्यूज़ ने ये बताया कि अगर आपको ये एडिशनल चाहिए तो एडिशनल आपको कितने शेडो प्राइस है 3/4। तो डुअल जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, आज का टॉपिक भी यही था, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द डुअल प्रॉब्लम। तो आपको ये बताया जा रहा है कि ये Y1 और Y2 की जो ऑप्टिमल वैल्यूज़ हैं, असल में वो करस्पॉन्डिंग जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो M1 कंस्ट्रेंट और M2, और वो रिसोर्स की यूनिट वर्थ है उसकी आपके पास। तो आई थिंक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि आपके x1 और x2 वेरिएबल्स जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो प्राइमल के होते हैं, और जो डुअल के डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनकी क्या मीनिंग है, उनको किस तरह से आप लेते हैं।